तो हमने आहार, परिचय, घटक एवं यौगिक आहार, जो अपना पाठ्यक्रम है 6ठा अध्याय, उसका जो डाइट एंड न्यूट्रिशन से आहार एवं पोषण, उसको हमने आरंभ किया। तो उसके हमने आहार, स्वास्थ्य, संरक्षण, अनुशासन के 2 पक्ष माने गए हैं, आहार और विहार। ठीक है। आहार के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों का रस आस्वादन आता है, अर्थात शरीर का पोषण आता है, शरीर का पोषण आता है। तो जिसके द्वारा शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की दुर्बलता दूर होती है, वह आहार कहलाता है, वह आहार कहलाता है। ठीक है। आहार, भोजन और पोषण समानार्थी शब्द है, लगभग समानार्थी शब्द है। विभिन्न भेद हमने पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक आहार और जंगम आहार, प्रभाव के आधार पर हितकर और अहितकर आहार, उपभोग के आधार पर भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और पेय, स्वाद के आधार पर 6 प्रकार के हमने बांटे, मधुर रस, लवण रस, तिक्त रस, अम्ल रस, कटु रस, कसाय रस। ठीक है। अंग्रेजी में स्वीट, लवण को साल्ट, साल्ट हो गया, ओके, देन सॉर, बीटर, एस्ट्रिजेंट। विभिन्न भेद होते हुए भी आहार एक ही प्रकार के हैं, सुधा और तृप्ति के लिए, भूख मिटाने के लिए, शरीर की तृप्ति के लिए। और आहार की महत्ता कितनी है? तो प्राणः प्राण भ्रत्तामन्नम लोक अभिधावति, संसार के सभी प्राणियों का प्राण अन्न है, इसलिए संपूर्ण लोक अन्न की ओर ही भागता है, अन्न की ओर ही भागता है। आहार के 6 घटक। ठीक है। आहार के 6 घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हिंदी में प्रतिरक वसा, जीवनी तत्व, विटामिन, खनिज तत्व, मिनरल्स, और जल, ठीक है। स्थूल पोषक तत्व प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन, खनिज लवण, और जल। स्थूल पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आहार में इनकी मात्रा अधिक होती है और पोषण के लिए इनकी अधिक मात्रा की शरीर को आवश्यकता होती है, इसलिए इनका अधिक ग्रहण किया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर में अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत विटामिन और खनिज लवण आते हैं, जो कम मात्रा में ग्रहण करने में भी शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। दूसरी दृष्टि से वृद्धि कारक पोषक तत्व, ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व और संरक्षणात्मक पोषक तत्व। वृद्धि कारक पोषक तत्व में प्रोटीन और खनिज तत्व आते हैं, ऊर्जा उत्पादक में कार्बोज और वसा आते हैं, और संरक्षणात्मक पोषक तत्व में विटामिन और खनिज तत्व आते हैं। अब प्रोटीन प्रथम आवश्यक कोशिकाओं के जीवन के मूल प्रोटोप्लाज्म का मुख्य घटक होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक होता है, नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है, नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये स्मरण रखना है कि प्रोटीन में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। प्रोटीन एमिनो एसिड की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड की शरीर में लगभग 22 संख्या होती है, और 10 प्रकार के एमिनो एसिड शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत, प्राणिज प्रोटीन जिसमें दूध सबसे महत्वपूर्ण है, लेक्ट एल्यूमिन रहती है, पनीर जिसमें केसीन रहती है। तो दूध में लेक्ट एल्यूमिन रहता है और पनीर में केसीन रहता है, ये प्राणियों के द्वारा मिलने वाला। वनस्पति प्रोटीन, चूंकि मांस भी रहता है लेकिन योग वाले हैं तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है, बाकी प्रोटीन के स्रोत में मांस भी रहता है। फिर वनस्पति प्रोटीन, अनाज, दालें, फलियां, मटर, मूंग, सोयाबीन, केला, बाजरा, गेहूं, ज्वार आदि में भी प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन के कार्य, शरीर निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं की मरम्मत एवं वृद्धि, एंजाइम्स एवं हार्मोन्स का निर्माण, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में, शरीर के इम्यून सिस्टम में, रोग प्रतिरोध एंटीबॉडीज को उत्पन्न करने में, शरीर को ऊर्जा उत्पादन करने में, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, अम्ल और क्षार को संतुलित रखने में, ये इतने प्रोटीन के कार्य हैं।
तो प्रोटीन के कार्य कितने हैं? एक तो शरीर का निर्माण अर्थात शरीर की वृद्धि, शरीर के अंगों की वृद्धि, शरीर के अंगों का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं की मरम्मत एवं वृद्धि, शरीर की मरम्मत, शरीर की वृद्धि। उसके पश्चात एंजाइम्स और हार्मोन का निर्माण करने में, शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाने में, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में, विशेषकर रोग प्रतिरोधकों को, प्रतिकारकों को उत्पन्न करने में, एंटीबॉडीज उत्पन्न करने में, शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने में, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, अम्ल और क्षार के संतुलन में, अम्ल क्षार शरीर का एसिड बेस जो बैलेंस है उसको बैलेंस को स्टेब्लिश करने के लिए भी प्रोटीन कार्य करता है। अब दूसरा कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोज के स्रोत स्टार्च, शर्करा, सेल्यूलोज। स्टार्च और शर्करा आहार का मुख्य भाग है। सेल्यूलोज पशुओं के लिए होता है। स्टार्च श्वेत सार जो आहार का मुख्य भाग है, जो अनाजों, शकरकंद, आलू व अन्य कंदमूलों से मिलता है। शर्करा, शर्करा जल में शीघ्र घुलनशील होती है, मीठे फल, शहद, गन्ना, अनाज आदि से प्राप्त होती है। तो ये शर्करा तीन प्रकार, कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का स्मरण रखना है। मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ये तीन प्रकार का। मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज आता है, पॉलीसेकेराइड के अंदर फ्रुक्टोज, सुक्रोज आता है, और डाइसेकेराइड्स के अंदर लैक्टोज और माल्टोज आता है, तो ये स्मरण रखना है। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड फ्रुक्टोज और सुक्रोज, और डाइसेकेराइड के लिए लैक्टोज और माल्टोज। कार्बोज के कार्य, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, वसा आदि का ऑक्सीकरण करने में, आदि का ऑक्सीडेशन में, फैट का ऑक्सीडेशन करने में, फिर प्रोटीन और वसा के चयापचय के लिए आवश्यक है, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। इसलिए हम चावल में, रोटी में घी लगाते हैं, फैट का प्रयोग करते हैं, या सब्जियां आदि खाते हैं, किससे खाते हैं? इस कार्बोहाइड्रेट से खाते हैं, रोटी से, अनाज से, इत्यादि से। तो शरीर के तैयार ईंधन के रूप में ऊर्जा और ऊष्मा का कार्य भी करता है। शरीर को एकदम ईंधन तैयार करके, जैसे ऊर्जा आवश्यकता हुई तो ग्लूकोज, तुरंत ग्लूकोज एक बार तो लेते हैं, वो सीधा ग्लूकोज में होता है, अधिक होता है तो वो संचित कर लेता है ग्लूकागॉन में। तो तैयार ईंधन के रूप में शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा का कार्य है वो कार्बोहाइड्रेट ही सबसे अधिक देता है। ठीक है, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म के लिए, और वसा का ऑक्सीकरण करने में, फैट का ऑक्सीकरण करने में। और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है, वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। वसा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का सबसे बड़ा स्रोत है। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, वसा जल में अघुलनशील होते हैं, इन्हें लिपिड्स भी कहते हैं। फैट के साथ साथ इनको क्या कहते हैं? लिपिड्स। बिना कार्बोज के वसा पच नहीं सकता। घी पिएंगे तो फिर दस्त लग जाएगी, तेल पिएंगे तो, इसलिए इनका बिना कार्बोहाइड्रेट के पाचन नहीं हो सकता, इसलिए कार्बोज आवश्यक है। फैट को पचाने के लिए आवश्यक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर के भार का लगभग 10 से 15% भाग फैट का होता है, वसा का होता है। शरीर के भार का लगभग 10 से 15% भाग किसका होता है? वसा का होता है। वसा के स्रोत दूध, पनीर, मक्खन, घी, तेल, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, ये इत्यादि सब के सब वसा के स्रोत हैं। और इसके साथ साथ जो मांस इत्यादि हैं, चर्बी इत्यादि है, वो भी इस वसा के स्रोत है। वसा शरीर में 2 प्रकार का होता है, अच्छा और खराब। खराब को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। HDL जो होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन
ठीक है। तो एचडीएल का कम होना और एलडीएल का बढ़ जाना रक्त में कोलेस्ट्रॉल को दर्शाता है। ठीक है, एलडीएल का हाई होना, एचडीएल का कम होना क्या बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल। ये एचडीएल अच्छा है तो वो फैट शरीर के लिए सबसे अच्छा है, एचडीएल का अच्छा होना शरीर के लिए लाभदायक है, एलडीएल का अधिक होना शरीर के लिए नुकसानदायक है। वसा में फैट में वसीय अम्ल होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड दूध पनीर इनमें पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड अन्य जो जैविक है उनमें काजू बादाम वनस्पति इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। दो प्रकार का है, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त सैचुरेटेड फैटी एसिड दूध पनीर जो प्राणी के माध्यम से मिलते हैं, और जो जैविक के माध्यम से मिलते हैं, नेचुरल के माध्यम से मिलते हैं, उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। वसा के कार्य, वसा के द्वारा शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर के कुछ अंग जैसे गुर्दे आंख आदि को सहारा देते हैं, गुर्दे आंख के साथ साथ घुटने, ये जो शरीर में हड्डियों से संबंधित समस्याएं हैं उनमें भी वसा उनको ये चिकनाई शरीर में अच्छी है तो इसकी पीड़ा कम होती है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के का परिवहन एवं भंडारण होता है। तो वसा में घुलनशील जो है विटामिन वो ए डी ई के है, ये चारों हैं, और ये वसा ही इनका परिवहन और भंडारण करता है, स्टोरेज भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। तो चारों विटामिन का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज करता है, और ये चारों फैट में घुलते भी हैं। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विटामिन डी के निर्माण के लिए